वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट जो हमारा वोकैब का सेशन था तो उसमें हम कुछ मिसलेनियस पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस देख रहे थे मेंस का। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दैट। जो हमारा वर्ड स्वैप वाला क्वेश्चंस होता है, इसमें हमने स्टेटमेंट स्वैप का क्वेश्चंस दिया था, तो उसे ही हम आज कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक हाफ सेट हमने लास्ट क्लास में खत्म किया था, रिमेनिंग अभी हम आज देखेंगे। तो मूविंग अहेड, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ये 6 होगा वैसे हमारा बेसिकली। इसमें आपको करना क्या है, सी अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ आप में से जो न्यू है उनके लिए, कि एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है और इसमें आप देखिए 4 स्टेटमेंट को हाईलाइट कर दिया गया है। अब ये जो 4 हाईलाइटेड स्टेटमेंट हैं, इनमें से कोई 2 या चारों अपनी सही जगह पे नहीं है। तो इनमें से कौन सा किसके साथ इंटरचेंज होगा यानी कि स्वैप होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 1 मिनट का टाइम देती हूँ, आप लोग पूरा पैसेज देखिए और जिसको जिसके साथ स्वैप करना है वो करिए। उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ आंसर डिस्कशन करूंगी। ठीक है, सॉल्व द क्वेश्चन।
ओके, नाउ लेट अस डू द डिस्कशन। आई होप आप लोग सभी ने इसको सॉल्व किया है। तो हमारा पैसेज का जो अल्टीमेट सॉल्यूशन है वो क्या होना चाहिए, देखते हैं। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो सब कॉन्टिनेंट के द्वारा यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम जो है इंडिया का वो कंट्रोल होता है। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंगली द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप, जिसके अकॉर्डिंग इंडियन रिवर सिस्टम को दो मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, वाटर फ्रॉम, अब देखो दो मेजर रिवर ग्रुप में डिवाइड किया गया है, तो पहले तो हमें वो दो रिवर ग्रुप का नाम चाहिए, और वो दो रिवर ग्रुप का नाम हमें बाकी जो हाइलाइटेड पॉइंट्स है उसमें देखना होगा। क्लियरली बी में दिख रहा है द हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स, दो मेजर डिवीजन है। आगे ये दोनों मेजर डिवीजन आ गया, तो बी अगर ए में गया तो ए कहाँ पर आएगा, बी में। तो इस तरीके का इंटरचेंज हो गया यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टू मेजर साइको sorry physiographic regions of India, the Himalayan and the peninsular rivers are different from each other in many ways। तो दोनों origin एक तरफ से तो हो रहे, बट इनके बीच में काफी differences है, बताया गया। most of the Himalayan rivers are perennial, it means that they have water throughout the year। तो Himalayan river क्या है, perennial है, मतलब जिसमें throughout the year water मिलता है। these river receive water from rain as well as melted snow। तो ये throughout the year इनको water मिलता कहाँ से है, एक तो सोर्स है रेन, और दूसरा जो है वो मेल्टेड स्नो। इन इन दो सोर्सेस के थ्रू उनको वाटर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है तो ये हो गया ए बी इंटरचेंज। फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन्स द मेजर हिमालयन रिवर्स, अब मेजर हिमालयन रिवर्स का नाम है इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। दीज रिवर्स आर लॉन्ग एंड आर जॉइंड by many large and important tributaries, so there are many tributaries also जिस जो इनको join करते हैं आगे जाके। a river along with its tributaries may be called a river system। तो एक major river और उसके tributaries के साथ उसको पूरा structure को मिला के हम क्या कहते हैं, it is called a river system। ठीक है, next point है the two major Himalayan rivers long courses from their source। तो यहाँ पे ये तो लॉन्ग कोर्सेज नहीं हुआ, पहले तो दो मेजर हिमालयन रिवर्स बोला है, तो उसका नाम तो बताएंगे। तो इंदस एंड ब्रह्मपुत्र, मतलब सी डी के जगह पे जाएगा, डी सी के जगह पर आएगा। द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस दे कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग गॉर्जेस इन द अपर कोर्स। तो अपर कोर्स में वो गॉर्ज क्रिएट करते हैं। द पेरिनियल हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी। तो सोर्स टू द सी में उनका काफी लंबा एक कोर्स होता है, कोर्स मतलब पाथ, रास्ता जिसको वो कवर करते हैं। तो ए बी इंटरचेंज हो गया और सी डी इंटरचेंज हो गया। तो ए बी इंटरचेंज हो गया मतलब क्या बन गया, बी ए, और सी डी इंटरचेंज हो गया मतलब क्या बन गया, डी सी। तो बी ए डी सी कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर 3 पे है। आई होप यू गाइज हैव गॉट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। अगेन 7 भी हमारा सिमिलर कंसेप्ट का है, 4 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा दो आपको स्वैप करना है। ठीक है, या दो भी हो सकता है, मोर देन 2 भी हो सकता है। चलो अब इसको सॉल्व करो अभी आप लोग। সার্গোদা এয়ার বেসের উপরে আমরা একটা অ্যাটাক শুনেছিলাম, যেটা 22 কিলোমিটার ডিস্টেন্সে কিন্তু কিরানা হিলস বলে এই হিলের নিচেই এই এয়ার বেস গুলো রেখেছিল পাকিস্তান। আর সেক্ষেত্রে বলা হয় যে ওখানে কিন্তু নিউক্লিয়ার ওয়েপনও লোকানো ছিল। ক্লিয়ার? তো এই সার্গোদা এয়ার বেসে যখন স্ট্রাইক হয় তার
কম্পন থেকে, তার ব্লাস্ট থেকে কোথাও না কোথাও এই তোমার কিরানা হিলসের যে নিউক্লিয়ার সেটা কিন্তু ইফেক্টেড হয়। না বলা হচ্ছে এটা, কিন্তু ইন্ডিয়া বা পাকিস্তান এটাকে কিন্তু এগ্রি করে না। আর সেক্ষেত্রে একটা লিকেজ হয়েছে, যেটা একটা বড় ধরনের প্রবলেম। পুরো পাকিস্তানের মধ্যে দেখা যাচ্ছে প্রায় 150 থেকে 200 কিলোমিটারের যে পুরো জায়গা থেকে কিন্তু লোকজনকে সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, যাতে এর ইম্প্যাক্টটা লোকজনের The উপরে না speculation, পড়ে। we can tell you, began after a strike on May 10th. The target is believed to be Kirana Hills. Now, reports say that these hills, the Kirana Hills, hold Pakistani nuclear weapons. The Indian military was asked about this. The answer was a resounding no. He said it as clearly as possible, yet the rumors did not end. Both India and Pakistan have around 170 nuclear warheads each. India has a no first use policy, but Pakistan has a different policy. Their nukes are stored in a disassembled state. What does that mean? It means that the warhead is stored separate from the missile. So if you want to fire them, you'll have to assemble them first. You'll have to load the warhead on the missile. So the question is, could India have struck this target? I don't think there is any doubt on the capability. Whether we actually did or not is a different question. But striking a nuclear site is a major escalation. And as the military said, that was never our intention. Kirana Hills is just 170 kilometers from the Indian border. If there is an explosion, if there's a nuclear explosion there, would the fallout be limited to Pakistan? Or would it be felt across the border too, in India? New Delhi would have thought about it. The dust is settling in Pakistan. But now there are fears of a nuclear winter. The speculation, we can tell you, began after a strike on May 10th. The target is believed to be Kirana Hills. Now, reports say that these সারগোদা hills, এয়ারবেসের উপরে the আমরা একটা Kirana অ্যাটাক Hills, করেছিলাম, যেটা hold 22 Pakistani nuclear কিলোমিটার weapons. The Indian military was asked about this. The answer was a resounding no. He said it as clearly as possible, yet the rumors did not end. Both India and সারগোদা Pakistan have around এয়ারবেসের উপরে আমরা একটা অ্যাটাক 170 করেছিলাম, nuclear যেটা warheads each. 22 কিলোমিটার India has a no first use policy, but Pakistan has a different policy. Their nukes are stored in a disassembled state. What does that mean? It means that the warhead is stored separate from the missile. So if you want to fire them, you'll have to assemble them first. You'll have to load the warhead on the missile. So the question is, could India have struck this target? I don't think there is any doubt on the capability. Whether we actually did or not is a different question. But striking a nuclear site is a major escalation. And as the military said, that was never our intention. Kirana Hills is just 170 kilometers from the Indian border. If there is an explosion, if there's a nuclear explosion there, would the fallout be limited to Pakistan? Or would it be felt across the border too, in India? New Delhi would have thought about it. The dust is settling in Pakistan. But now there are fears of a nuclear winter. The speculation, we can tell you, began after a strike on সারগোদা May 10th. The target is believed to be Kirana Hills. Now, reports say that these hills, the Kirana Hills, hold Pakistani nuclear weapons. The Indian military was asked about this. The answer was a resounding no. He said it as clearly as possible, yet the rumors did not end. Both India and Pakistan have around 170 nuclear warheads each. India has a no first use policy, but Pakistan has a different policy. Their nukes are stored in a disassembled state. What does that mean? It means that the warhead is stored separate from the missile. So if you want to fire them, you'll have to assemble them first. You'll have to load the warhead on the missile. So the question is, could India have struck this target? I don't think there is any doubt on the capability. Whether we actually did or not is a different question. But striking a nuclear site is a major escalation. And as the military said, that was never our intention. Kirana Hills is just 170 kilometers from the Indian border. If there is an explosion, if there's a nuclear explosion there, would the fallout be limited to Pakistan? Or would it be felt across the border too, in India? New Delhi would have thought about it. The dust is settling in Pakistan. But now there are fears of a nuclear winter. The speculation, we can tell you, পৃথিবীর began মাটি কেঁপে after উঠল a strike এবং on May একখানা 10th. The target ধনুষ is বাণ believed কিন্তু to be ভেঙে পড়েছেন Kirana Hills. শ্রীরামচন্দ্র। Now, reports আমরা say এটা that these এটা আমরা hills, অনেকবার
শুনেছি The এবং Kirana সেই যে Hills ধনুষ বাণটাকে hold শ্রীরামচন্দ্র ভেঙে Pakistani দিয়েছিলেন nuclear. সেটারই নাম ছিল কিন্তু পিনাকা। এটা মহাদেবের যে ধনুষ যেটা মুড়া বলে এক রাক্ষসের থেকে তৈরি হয়েছিল সেটারই নাম ছিল পিনাকা। তো সেই পিনাকা থেকেই কিন্তু এই পিনাকা মিসাইল সিস্টেম তৈরি হয়েছিল। ফাইন, এবং এটা 75 থেকে 120 কিলোমিটার রেঞ্জে যা আসবে তা কিন্তু ডিস্ট্রয় করে দেবে। এবং এটা 72টা রকেট কন্টিনিউয়াস একটার পর একটা বেরোতে থাকে এবং 44 সেকেন্ডের মধ্যে 72টা রকেট কিন্তু লঞ্চ হয়। সেই মিসাইল সিস্টেমের নামই হচ্ছে পিনাকা মিসাইল সিস্টেম। পৃথিবীর মাটি কেঁপে উঠল এবং একখানা ধনুষ বাণ কিন্তু ভেঙে ফেললেন শ্রীরামচন্দ্র। আমরা এটা Okay, now let us do the discussion. तो क्वेश्चन हमारा क्या है? Our government has launched a Make in India program to facilitate investments in India by Mittelstand firms. ठीक है, तो ये Make in India program किया गया है किस लिए? इन्वेस्टमेंट इन इंडिया को के लिए। ठीक है, इट हैज सेट अप अ हॉटलाइन फॉर मार्केट असेसमेंट। नहीं, यहाँ पे मार्केट असेसमेंट तो नहीं होना चाहिए, कंसल्टिंग टैक्स सपोर्ट ये आगे का डिस्क्रिप्शन है। यहाँ होगा इन्वॉल्वमेंट इन स्किल डेवलपमेंट। it has a set up a hotline with minimal support तो नहीं होगा। 40% of our export by dint of share by dint of sheer land allotment and growth financing facilities। facilities यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर है AD, एक्चुअली जो हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है इट इज, हाँ ये स्ट्रक्चर सही है। ए यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही होगा। ए को हम इनके अपना जो पोजीशन है उस पे ही रखेंगे, ए को हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इट हैज सेट अप अ हॉटलाइन फॉर मार्केट असेसमेंट, कंसल्टिंग, टैक्स सपोर्ट, गवर्नमेंट लाइसेंस, ये चीज के लिए इन्होंने अपना मार्क लाइन सेट किया है। नेक्स्ट, लैंड अलॉटमेंट एंड ग्रोथ फाइनेंसिंग फैसिलिटीज दैट आर अनअवेलेबल टू इंडियन एमएसएमईज। ठीक है, नेक्स्ट है येट डिस्पाइट दिस द अकाउंट फॉर अबाउट इन्वॉल्वमेंट। अब अकाउंट फॉर अबाउट लिखा है ना, तो अकाउंट फॉर अबाउट में यहाँ 40% आ जाएगा, तो ये बी के जगह यहाँ डी होना चाहिए। 40%
50% of our exports by dint of sheer entrepreneurial energy. Our MSME sector can become an export powerhouse. ये जो है सेक्टर इसके बाद एक एक्सपोर्ट पावर हाउस बन सकता है, मतलब काफी अच्छे लेवल पे वहां पे एक्सपोर्ट किया जा सकता है और अर्न किया जा सकता है वहां से. एंड अ सोर्स ऑफ स्टेबल एम्प्लॉयमेंट. अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है उसमें लिखा है एंड अ सोर्स ऑफ स्टेबल एम्प्लॉयमेंट विथ मिनिमल सपोर्ट एंड पॉलिटिकल फिजिबल रिफॉर्मेशन. तो यस, ये बिल्कुल करेक्ट है. विथ टाइमली पेमेंट्स, सिंपथेटिक ब्यूरोक्रेसी, फाइनेंशियल सपोर्ट, इन्वॉल्वमेंट इन स्किल डेवलपमेंट एंड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड फॉरेन मार्केट्स, वी कुड हैव अ मेड इन इंडिया मिडिल स्टैंड. तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं. तो बी और डी इंटरचेंज हो गया, ए और सी सही जगह पे है, तो बी और डी को हम इंटरचेंज करेंगे. ए सही जगह पर है, सी सही जगह पर है, बी और डी इंटरचेंज हो गया. ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, ए डी सी बी. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. चलो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये इस पैटर्न का हमारा आखिरी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 8 को अभी आप लोग सॉल्व करिए. সার্গোদা এয়ার বেসের উপরে আমরা একটা অ্যাটাক শুনেছিলাম, যেটার 22 কিলোমিটার ডিস্টেন্সেই কিন্তু কিরানা হিলস বলে এই হিলের নিচেই এই এয়ার বেসগুলো রেখেছিল। সার্গোদা এয়ার বেসের উপরে আমরা একটা অ্যাটাক শুনেছিলাম, যেটার 22 কিলোমিটার ডিস্টেন্সেই কিন্তু কিরানা হিলস বলে এই হিলের নিচেই এই এয়ার বেসগুলো রেখেছিল পাকিস্তান। আর সেক্ষেত্রে বলা হয় যে ওখানে কিন্তু নিউক্লিয়ার ওয়েপনও লোকানো ছিল। ক্লিয়ার? সার্গোদা এয়ার বেসের উপরে আমরা একটা অ্যাটাক শুনেছিলাম, যেটার 22 কিলোমিটার ডিস্টেন্সেই কিন্তু কিরানা হিলস বলে এই হিলের নিচেই এই এয়ার বেসগুলো রেখেছিল পাকিস্তান। আর সেক্ষেত্রে বলা হয় যে
ओके, तो नाउ लेट अस डू द डिस्कशन। तो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट है, इंडिया नीड्स टू जनरेट जॉब दैट आर फॉर्मल एंड प्रोडक्टिव, प्रोवाइडिंग लॉन्ग बैंक फॉर बक इन टर्म्स, मतलब जितना काम किया उसका इनकम इन टर्म्स ऑफ जॉब्स क्रिएटेड रिलेटिव टू इन्वेस्टमेंट, ये तो बिल्कुल सही जगह पे दिख रहा है। हैव द पोटेंशियल फॉर ब्रॉडर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड कैन जनरेट एक्सपोर्ट्स एंड ग्रोथ, तो इसके वजह से हम क्या जनरेट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट्स और ग्रोथ पे भी वर्क कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। द एपरल सेक्टर मीट ऑल दीज क्राइटेरिया, तो यहाँ पे कौन सा सेक्टर है जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, वो है एपरल, मतलब कपड़ों का बिजनेस, ठीक है। वो कहीं ना कहीं इस चीज में इन्वेस्टमेंट अगर हम करेंगे तो वो ग्रोथ की तरफ जाएगा, ठीक है। मेकिंग इट एन एक्सीलेंट व्हीकल फॉर एन एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन स्ट्रेटेजी, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए क्रिएट करने की स्ट्रेटेजी के लिए ये एक बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। द यूनियन कैबिनेट अप्रूवल फॉर अ नंबर ऑफ मेजर्स टू बूस्ट द एपरल सेक्टर इज देयरफॉर अ सिग्निफिकेंट पॉलिसी इनिशिएटिव, तो यूनियन कैबिनेट ने जो इस चीज को अप्रूव किया है ये एक्चुअली एक सही इनिशिएटिव हो सकता है पॉलिसी मेकर्स के द्वारा, जिसके थ्रू हम इन्वेस्टमेंट करके वहां पे जॉब्स भी क्रिएट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फाइनेंस और इकोनॉमी को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट है, nearly every successful economic growth take off in post-war history in East Asia has been associated with rapid expansion in apparel exports in the early stages, तो ये हिस्ट्री में भी देखा गया है कि किसी भी तरीके के क्राइसिस आने के बाद जो सबसे ज्यादा सेक्टर जिसने काफी फास्ट पेस में अपना जो बिजनेस है उसको स्टैंड आउट कर लिया है वो एपरल का बिजनेस ही है। पोस्ट वॉर भी ये चीज देखा गया था, जबकि पूरा का पूरा उस टाइम क्राइसिस चल रहा था, रिसेशन चल रहा था, बट इस बिजनेस का जो सेटअप है उस चीज ने कहीं ना कहीं उसमें फुलफिलिंग रिजल्ट ही दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग देयर ग्रोथ बूम्स दैट एवरेज बिटवीन 7 to 10% ग्रोथ, कंट्रीज रजिस्टर्ड एपरल एक्सपोर्ट ग्रोथ इन एक्सेस ऑफ 20% पर ईयर, समटाइम्स क्लोजर टू 50%, तो जहां दूसरे सेक्टर्स जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे 7 से 10% तक का प्रॉफिट जनरेट करने में, वहीं पर ये जो एपरल सेक्टर है इन्होंने नहीं तो नहीं 20% और कितनी जगह पे तो 50% ग्रोथ भी वहां पे शो किया है, 50% जो रिटर्न है प्रॉफिट है वहां पे शो किया है, समझ में आया। तो बेसिकली यहाँ पे तो जो हमारे चारों हाईलाइटेड स्टेटमेंट थे वो सारे ही अपने सही जगह पे है, तो हमें किसी को भी इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट है। अब देखिए नो चेंज बोलकर कोई ऑप्शन है, नो चेंज बोलकर कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब डेफिनेटली एक ऑप्शन होगा जहां ए बी सी डी लिखा रहेगा, तो देखो ऑप्शन नंबर 2 में ए बी सी डी लिखा गया है, तो इसका मतलब ही है नो चेंज, ठीक है। मतलब जो हमारा गिवन स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो ये सेट ऑफ क्वेश्चंस हमारा यहाँ पे ओवर होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ एक न्यू सेट ऑफ, एक न्यू पैटर्न ऑफ क्वेश्चन के साथ जुड़ूंगी, ठीक है। और सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन रिसीव नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल द अपकमिंग क्लासेस दैट वी हैव अलाइंड फॉर यू, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप में से जो लोग भी ऑफलाइन एडमिशन लेना चाहते हैं, स्क्रीन के नीचे डिटेल्स जो है वो स्क्रॉल हो रहा है, आप यहाँ पे कांटेक्ट करके हमारा जो मदर ब्रांच है मौलाली वहां एडमिशन ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आल्सो हैव आवर एक्सटेंशन ब्रांचेस एट रिश्रा, बेहाला एंड बारासात, तो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप वहां पे भी जा सकते हैं। एवरीथिंग इज सेम, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टडी मटेरियल एंड ऑल, तो कुछ डिफरेंट नहीं है, वो हमारा ही एक्सटेंशन है जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जुड़े रहो ताकि जो भी अपकमिंग बैचेस जो है या क्लासेस जो हम यहाँ पे अलाइन करते हैं आपके लिए अपकमिंग एग्जाम्स के हिसाब से, प्लस वी आल्सो हैव पेड कोर्स बैचेस इन बांग्ला गुरु ऐप, जिसमें जो भी अपकमिंग एग्जाम्स होते हैं उसके क्रैश कोर्सेज आपको वहां पे अवेलेबल होते हैं, और इनसाइड स्टूडेंट्स के लिए तो काफी कम रेट में होते हैं, तो आप वहां से उसको परचेज कर सकते हो ऑफिस में कांटेक्ट करके। चलिए, तो आज का सेशन फिर मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू ऑल।